अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीक में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होती है। उसके बाद हमने सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट के बारे में जाना। देन वी हैव लर्न अबाउट सीपीयू स्केड्यूलर। सीपीयू स्केड्यूलर क्या होता है, उसमें प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस या स्केड्यूलर्स क्या होते हैं। एट द एंड वी हैव लर्न अबाउट डिस्पैचर। डिस्पैचर होता क्या है और इसके बारे में डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें, कुछ एग्जांपल्स मसलन उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम देखेंगे और उस पर कुछ एक एग्जांपल देखेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो देखेंगे। ये दोनों स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया कि हमारे पास स्केड्यूलिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। CPU यूटिलाइजेशन कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। नॉर्मली हमें पता है कि हमने आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU को मैक्सिमम 100% यूटिलाइज करना है। हमने उसका 0 साइकिल आइडल रखना है, उसका एक साइकिल भी आइडल ना रहे, या आप कह सकते हैं वो फारिग ना बैठे। सबसे पहले हम थ्रूपुट की बात करेंगे कि जब भी हम लोग कोई एल्गोरिथम बनाएंगे तो हम उसका थ्रूपुट देखेंगे। तो नंबर ऑफ थ्रूपुट होता क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, मतलब कि एक यूनिट टाइम में वो कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, कंप्लीशन तक लेके जा सकता है। मसलन 1 मिनट में एक प्रोसेस 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा। एक प्रोसेस जो एल्गोरिथम है दूसरा, वो 1 मिनट में 10 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है टर्मिनेशन तक। तो इन दोनों में कौन सा अच्छा है वो बाद में डिसाइड करेंगे। सो ये होता है थ्रूपुट। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम to execute a particular process including execution and waiting time। मतलब ये टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीशन तक इसने टोटल कितना वेट किया। मसलन वो एक प्रोसेस पहले आ जाता है रेडी में, फिर वो रनिंग में आ जाता है, रनिंग से वो फिर वेटिंग में आता है और वेटिंग से फिर वो रेडी में जाता है। सो ओवरऑल इसने कितना वेट किया। The amount of time to execute a particular process including execution and waiting time, मतलब जितना वो एग्जीक्यूशन में गुजारता है, वेटिंग में गुजारता है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो वो हमारा बन जाएगा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वी हैव अ वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन अ रेडी क्यू, कि हमारे पास एक प्रोसेस रेडी क्यू में कितना वेट करता है कि उसको सीपीयू मिले। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं वेटिंग टाइम। नेक्स्ट वी हैव अ रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम when a request was submitted until the first response is produced, not the output। फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रोसेस जो रेडी क्यू है उसमें वेट कर रहे होते हैं, उसको एक दफ़ा सीपीयू का टाइम मिल जाए, लेट से किसी को 5th साइकिल पे मिलेगा, किसी को 7th साइकिल पे मिलेगा, तो जो फर्स्ट को साइकिल नंबर 5 पे मिला तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हुआ 5, और जो दूसरे को 7 पे मिला उसका रिस्पॉन्स टाइम हुआ 7। रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे एल्गोरिथम्स को। सो रिस्पॉन्स टाइम जब उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, दरमियान में उसको इंटरप्ट करके कभी वेटिंग में और कभी रेडी में लेके आ सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जब उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला फ्रॉम द रेडी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, क्या हम लोग जब कोई एल्गोरिथम बनाएं उसमें ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे बेहतर होना क्या चाहिए आप लोगों के लिए, कि आप एक एल्गोरिथम को पिक करें जो कि बेस्ट प्रोसेसिंग हो, बेस्ट स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। मसलन उसमें आपका फर्स्ट होना चाहिए मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइज, मतलब जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसा एल्गोरिथम हो जो सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करे, 100%। मैक्सिमम थ्रूपुट हो, मतलब थ्रूपुट ये कि आपके पास वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस को सॉल्व कर सके, एग्जीक्यूट कर सके।
मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मतलब वो ज़्यादा टाइम ना गुजारे, कभी वेटिंग में, कभी रनिंग में, तो कभी रेडी क्यू में, और यहाँ पर वो मूव करता रहे इन 3 स्टेट्स के अंदर। जितना मिनिमम टाइम होगा उतना बेहतर हमारे पास एल्गोरिदम होगा। मिनिमम वेटिंग टाइम, जाहिर सी बात है किसी प्रोसेस को वेटिंग टाइम जो है ना वो कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी सिस्टम में। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, अगेन सेम बात कि हमने जो रेडी क्यू से पिक करने हैं प्रोसेसेस वो जल्दी जल्दी पिक करने हैं ताकि उसको सीपीयू जल्दी से मिल सके, रिस्पॉन्स दे सके, फर्स्ट रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट वी हैव अ सीपीयू scheduling एल्गोरिदम, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये जो एल्गोरिदम है ये नॉन प्रियम्पटिव स्केजुलिंग स्कीम है। जैसे मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले कि हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक होते हैं प्रियम्पटिव और एक होते हैं नॉन प्रियम्पटिव। सो ये जो एल्गोरिदम है दिस इज फॉर द नॉन प्रियम्पटिव, कि आप सीपीयू जब रनिंग में आ जाए तो उससे कोई सीपीयू दोबारा नहीं ले सकता जब तक उसका टाइम एक्सपायर ना हुआ हो, जो टाइम उसको मिला है। Once the job enter in the CPU, then leave it after the termination। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देन इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रहा है, टेबल में आपको प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं P1, P2 एंड P3। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि इस प्रोसेस को टोटल इतना टाइम चाहिए ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, प्रोसेसिंग कंप्लीट कर सके। इस प्रोसेस को इतना टाइम चाहिए और इस प्रोसेस को 3 यूनिट्स चाहिए, मतलब साइकिल्स। तो सपोज हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो इस ऑर्डर में आते हैं, P1 पहले आता है, P2 बाद में आता है और P3 उसके बाद आता है। हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सीपीयू मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसका गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट में हम लोग ये बताते हैं कि आपको सीपीयू कब मिला और किस साइकिल पे मिला और कौन सा प्रोसेस अब रनिंग में है। सो लेट्स सी, यहाँ आपको गैंट चार्ट नजर आ रहा है। ये हमारे पास साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन मैक्सिमम 30 तक ये मूव कर चुका है। ये कैसे इन लोगों ने P1 P2 पिक किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने P1 अराइव हुआ तो उसको टोटल टाइम चाहिए 24 साइकिल्स, मतलब 24 साइकिल उसको कंसेक्टिव चाहिए। और ये है भी एल्गोरिदम नॉन प्रियम्पटिव। तो नॉन प्रियम्पटिव का मतलब होता है कि जब ये एग्जीक्यूशन में आ जाए तो इससे कोई सीपीयू नहीं ले सकता। तो जब इसको सीपीयू मिला तो 23 तक इसी ने एग्जीक्यूट किया। 24th पे हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस जो कि P2 अराइव हुआ था, हमने उसको यहाँ पर एग्जीक्यूशन में लेके आए। उसको टोटल 3 साइकिल्स चाहिए, तो हमने उसको पूरे 3 साइकिल दिए। दरमियान हम इंटरप्ट नहीं कर सकते क्योंकि नॉन प्रियम्पटिव है। फिर जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई तो थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस अराइव हुआ ये है 3 साइकिल्स, तो हमने उसको टोटल 3 साइकिल फिर से दे दिए। इसी तरह करके हमारे पास P1, P2 और P3 कंप्लीट हो गए, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो टोटल हमारे पास जो टाइम हुआ वो हुआ 30 साइकिल्स। अब इसमें हम देखेंगे वेटिंग टाइम क्या होगा, थ्रूपुट क्या होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू कब मिला, तो इसको सीपीयू मिला 0 साइकिल पर, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हुआ 0। इसका P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वो है 24, क्योंकि 24th साइकिल पे उसको सीपीयू मिला। और P3 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वो है 27th साइकिल पे उसको रिस्पॉन्स मिला, मतलब रनिंग में लेके। नेक्स्ट वी हैव अ वेटिंग टाइम, कि P1 ने, P2 ने, P3 में कितना वेट किया। तो P1 ने जो वेट किया उसने बिल्कुल वेट नहीं किया, जैसे वो अराइव हुआ वो 0 साइकिल पे, मतलब आपका सीपीयू उसको डायरेक्ट ही मिल गया, तो उसने वेट बिल्कुल नहीं किया, तो P1 0 हो गया। P2 जो है वो वेट करता रहा, कब तक, जब तक उसको सीपीयू ना मिले। तो उसका वेटिंग जो टाइम है वो बनता है 24, 0 से 23 तो 24 बनते हैं। इसी तरह P3 को कब मिला, मतलब उसने कितना वेट किया, उसने वेट किया 27th साइकिल तक वो वेट करता रहा। 27th पे उसको मिला, लेकिन क्योंकि स्टार्ट 0 से है तो 0 to 26 ये 27 बनते हैं टोटल। तो ये था उसका एवरेज, सॉरी ये होता है आपका वेटिंग टाइम। जैसे आपके पास यहाँ पर मैं सॉल्व कर चुका हूँ इस चीज़ को। अब इन सब का हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो इन सब का जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, क्योंकि 3 प्रोसेसेस हैं। तो हमारे पास जो
हर प्रोसेस है वो 17 साइकिल वेट करते रहे। अगर लेट से दोबारा सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में अराइव हुए, मतलब P2 पहले हुआ, P3 बाद में हुआ और उसके एंड में P1 हुआ, तो सेम अगर आप टेबल यूज करें, P1 को 3 साइकिल चाहिए, इसको 24 अगेन 3 साइकिल चाहिए और इसको 24 साइकिल चाहिए। तो P1 क्योंकि पहले आया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको पहले मिला। P2 ये कंप्लीट कर गया, P3 जो है उसके बाद आया तो उसको 3 साइकिल पूरे मिले और आखिर में हमारे पास P1 अराइव हुआ, तो लास्ट में हमने P1 को टाइम दिया जो कि 24 साइकिल है। तो अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम देखा जाए, P2 का 0 है, P3 का 3 है और P1 का 6 है। तो यहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है क्योंकि जो प्रोसेस है वो अराइव डिफरेंट टाइम में हुए। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो एवरेज से पहले हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं। जो P1 का है 6, P1 ने इतना वेट किया, जाहिर सी बात है। P2 ने 0 साइकिल्स वेट किया एंड P3 ने 3 साइकिल्स तक वेट किया। तो जब इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे तो वो आपको पता चल गया जो एवरेज वेटिंग टाइम है यहाँ पर डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में अराइव हो चुके थे। फर्स्ट टाइम डिफरेंट था, नेक्स्ट टाइम डिफरेंट है। अब यहाँ पर वो जाहिर सी बात है मच बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन एक प्रोसेस बाद में अराइव हुआ, पहले अराइव हुआ, तो इसमें ज़रा एवरेज वेटिंग टाइम में फ़र्क पड़ा। नेक्स्ट वी हैव अ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम। ये शॉर्ट SJF हम इसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट जॉब होंगे हमने उसको पहले पिक करना है। इससे पहले हमने ये देखा कि जो जॉब पहले आया हम उसको पहले एग्जीक्यूशन में लेंगे, लेकिन इस दफ़ा ये होगा कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, बर्स्ट टाइम कम होगा, पहले हम उसको पिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये एल्गोरिदम जो है वो 2 मेथड से काम करता है। एक आपका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव, मतलब दोनों प्रोसेसेस के लिए काम करता है, प्रीएम्प्टिव के लिए भी, नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए। ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये कहता है कि ये इसका मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन सेट ऑफ प्रोसेस, ये बेहतर होगा आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम से अगर हम कंपैरिजन करें। तो अगर हम फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें, नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करें, तो वो कुछ इस तरह होगा। मसलन हमारे पास एक टेबल गिवन है P1, P2, P3 एंड P4। अब यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है अराइवल टाइम कि एक प्रोसेस अराइव कब हुआ, P1 0 पे अराइव हुआ, P2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और P4 5th साइकिल पे अराइव हुआ। इसी तरह हमारे पास बर्स्ट टाइम है कि इसको कितना टाइम चाहिए P1 को कंप्लीशन के लिए, P2 को कब चाहिए, 3 को और 4 को। तो फर्स्ट अगर हम इसका गैंट चार्ट बनाएं तो वो कुछ इस तरह बनेगा। P1 को हमने पहले पिक किया। क्यों पहले पिक किया? क्योंकि जब आपका CPU स्टार्ट हुआ तो हमारे पास उस टाइम में सिर्फ एक ही जॉब अराइव हुआ था, मतलब 0 साइकिल पे हमारे पास एक ही जॉब था, तो हमने इसको पिक किया। क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो दरमियान में हम इसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी दौरान सेकंड साइकिल पर, 4th साइकिल पर और 5th साइकिल पर हमारे पास और जॉब्स आ गए थे, और वो जॉब्स इससे स्मॉलेस्ट बस्ट थे, लेकिन क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है हम इसको इंटरप्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट होती, लेट से P1 और P2 0 साइकिल पे अराइव होते, तो इन दोनों में से फिर हम P2 पिक करते क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 4 होता। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ये है कि 0 साइकिल पर सिर्फ एक ही प्रोसेस है, तो हमने इसको पिक किया और रनिंग में लेके आ गए। तो जैसे ये कंप्लीट हुआ 6 साइकिल तक, तो 7th साइकिल तक आपके पास और जॉब्स आ चुके थे। अब इन तीनों में से हमने ये पिक करना है कि शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है, तो P3 इज अ शॉर्टेस्ट जॉब, इस वजह से हमने P3 पिक किया। जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद 2 जॉब्स रहेगी P2 एंड P4, जो कि दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम सेम है। इन दोनों में से आप P2 या P4 को पिक कर सकते हैं किसी भी तरतीब से, P4 पहले पिक कर लें या P2 पहले पिक कर लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों सेम है तो फिर आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं कि पहले कौन सा आया, तो P2 पहले आया, इस वजह से हमने P2 को पहले पिक किया और P4 को लास्ट में पिक किया। तो टोटल टाइम हमारा लगा 16 साइकिल। अगर हम इसका वेटिंग टाइम निकाले तो P1 ने 0 साइकिल वेट किया, P2 ने 6 साइकिल तक वेट किया, P2
6 इसलिए कि 8 पे उसको मिला, वो अराइव हुआ 2 पे, तो 8 - 2 6 बनता है। P3 ने तीन साइकिल्स वेट किया क्योंकि उसको 7 साइकिल पे मिला, लेकिन वो जब आया तो 4th साइकिल चल रहा था, तो 7 - 4 आपका 3 बनता है। इसी तरह P4 ने टोटल वेट किया 7 साइकिल क्योंकि उसको जब CPU मिला वो 12 साइकिल था, लेकिन जब वो अराइव हुआ था तो वो 5th साइकिल था, तो 12 - 5 आपका 7 बनता है। ये इसी तरह है कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप कोई बंदा 9 बजे जाता है तो कोई 9:15 पे जाता है, तो जाहिर सी बात है जो बंदा 9 बजे जाएगा वो ज़्यादा वेट करेगा, और जो बंदा 9:15 पे आएगा तो उसने 15 मिनट कम वेट किया, तो हम उसको माइनस करेंगे 15 मिनट। इसी तरह जब वो अराइव हुआ P4 तो वो 5 पे हुआ, लेकिन उसको CPU मिला 12 पर, तो 12 - 5 उसको 7 मिला, टोटल उसने वेट इतना किया। तो ये ओवरऑल हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। प्रीएम्प्टिव वो होते हैं जब रनिंग टाइम में हम उससे CPU ले सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अगर टेबल अगर हम लें, वही वाला टेबल जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में किया, P1 अराइव हुआ 0 साइकिल पे और उसका बस टाइम है 7, इसी तरह P2 अराइव हुआ 4th एंड देन सो ऑन। अगर हम इसका गैंट चार्ट बनाएं, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्योंकि 0 साइकिल पे हमारे पास कोई दूसरा प्रोसेस नहीं था, तो मजबूरन हमें ये वाला P1 प्रोसेस लेना पड़ा फॉर द प्रोसेसिंग। लेकिन जैसे ही सेकेंड साइकिल हुआ, सेकेंड साइकिल पर P2 प्रोसेस आया। P2 जो है उसकी जो बस टाइम है वो कम है 7 से, तो हमने इसको इंटरप्ट किया, P1 को वापस ले गए रेडी क्यू में और P2 को प्रोसेसिंग में लेके आ गए। P2 अभी रनिंग में है, 4 तक वो चलता रहा। 4th साइकिल पर एक नया प्रोसेस आया जिसका नाम था P3, उसका बस टाइम उससे भी कम था, तो अगेन हमने P2 को इंटरप्ट किया, रेडी क्यू में लेके गए और P3 को प्रोसेसिंग में लेके आ गए। याद रखना कि P1 को जब हमने इंटरप्ट किया तो वो 2 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका था, तो नेक्स्ट टाइम जब इसकी बारी आएगी तो ये 5 साइकिल्स इसको चाहिए होंगी। इसी तरह P2 जब वापस आएगा तो ये 2 साइकिल ऑलरेडी एग्जीक्यूशन कर चुका है, 2 साइकिल उसको चाहिए होंगे। तो P3 हमने पिक किया, P3 को 1 साइकिल चाहिए था, वो हमने कर लिया। इसी दौरान हमारे पास एक और प्रोसेस आया, तो जैसे ही 5th साइकिल पे हमने पिक करना चाहा तो तब हमारे पास P4 अवेलेबल था, P2 अवेलेबल था जिसको 2 बस टाइम चाहिए, 2 ऑलरेडी वो कर चुका था, और P1 5 साइकिल उसके रिमेनिंग थे। तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो था P2 जो कि 2 बस टाइम था, रह गया था उसका रिमेनिंग, तो 2 को हमने पिक किया, वो कंप्लीट चलता गया, कंप्लीट हुआ। जब वो खत्म हुआ फिर हमारे पास 2 प्रोसेसेस आएगी, एक 4th साइकिल, मतलब 4 साइकिल उसको टोटल चाहिए, और P1 को टोटल 5 साइकिल चाहिए, तो हमने P4 को पिक किया। जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर हमने लास्ट में P1 को किया। तो आपने देखा हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिया, लेकिन ये प्रीएम्प्टिव बार बार हम इंटरप्ट करते गए जब जब आपका शॉर्टेस्ट जॉब अराइव होते। हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कुछ इस तरह बना, 9, 1, 0 एंड 2, तो टोटल हमारा भरा 3। ये 9, 1, 0 कैसे बना? ये हमारे पास वेटिंग टाइम है, तो 9 मीन P1 ने 9 साइकिल तक वेट किया। कैसे इसने 9 साइकिल तक वेट किया? जब उसको 0 पे मिला है, 0 पे उसका रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जब वो P2 मतलब 2 साइकिल उसने एग्जीक्यूट करा तो उसको इंटरप्ट किया गया। इंटरप्ट करने के बाद उसको मिला 11 साइकिल पे दोबारा। तो अगर आप यहां से 11 को 2 से माइनस करें तो हमारे पास बनते हैं, टोटल उसने वेट किया 9 साइकिल। इसी तरह P2 अगर आप देखें, उसको रिस्पॉन्स टाइम मिला 2 पे, लेकिन 4 के बाद उससे दोबारा CPU लिया गया। तो अगर आप यहां पर देखें P4 यहां पर 5 - 4 अगर आप करते हैं तो आपके पास मिलता है, टोटल उसने फिर दोबारा वेट किया 1 साइकिल। इसी तरह P3 ने बिल्कुल वेट नहीं किया। क्या मतलब इसका हुआ? P3 जैसे अराइव हुआ उसको CPU दिया गया, 4 साइकिल को उसको मिला और साइकिल 4 पे वो अराइव हुआ, तो उसने बिल्कुल वेट नहीं किया, इसलिए 0। इसी तरह P जो 4 है उसने 2 साइकिल्स वेट की, मतलब वो अराइव हुआ 5 पे और उसको CPU मिला 7 पे। तो 7 - 5 आप जब करते हैं, ठीक है, तो वो 2 बनता है। सो एवरेज वेटिंग टाइम फिर इस तरह निकाल देते हैं।
स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इन 2 एल्गोरिदम्स में आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।